नमस्कार, मैं हूं श्री शुक्ला। आप देख रहे हैं अग्निपथ। 2024 के घमासान में अभी वक्त है, लेकिन सियासी बिछने लगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ममता, नीतीश, केसीआर के साथ मिलकर एक नया फ्रंट बनाएंगे, यानी थर्ड फ्रंट की तैयारी है। तो केशव मौर्य भी पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी फ्रंट के आगे कोई फ्रंट टिकेगा ही नहीं। उधर बिहार में नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी की अगुवाई में लड़ा जाएगा और वो खुद 2024 में बीजेपी को रोकेंगे। हालांकि अभी ये उन्होंने साफ नहीं किया है कि क्या वो पीएम पद का चेहरा बनने की रेस से खुद को बाहर बता रहे हैं या फिर रेस में हैं। अब सवाल यह है कि क्या मोदी को रोकने के लिए किसी गैर कांग्रेसी मोर्चे की सुगबुगाहट है? क्या 2024 में सियासत में कोई नया समीकरण बनेगा? बात इसी पर करेंगे कि क्या अखिलेश, नीतीश, केसीआर, ममता ये सब एक साथ एक मंच पे दिखेंगे और मोदी के रथ को रोक पाएंगे? क्या ये अकेले इस थर्ड फ्रंट या नए फ्रंट के बस में होगा? या उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी क्या ये फ्रंट बना के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मैसेज दे पाएगी? अगर ऐसा कोई थर्ड फ्रंट बनता है तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल होगी और ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये माना जाए कि नीतीश अगर खुद को प्रधानमंत्री का प्रत्याशी माने, अगर ये सवाल पैदा हो, क्योंकि वो कहे ना कहे लेकिन प्रोजेक्शन यही है, प्रोजेक्ट इसी तरह से किया जा रहा है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, कई चेहरे दिखते हैं, लेकिन क्या अगर ऐसा होता है तो क्या जो थर्ड फ्रंट है उसमें एक राय, एक मत बन पाएगा कि कौन प्रधानमंत्री पद का चेहरा होगा? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप कांग्रेस के अलावा एक फ्रंट बनाते हैं तो उस वक्त तस्वीर क्या होगी, क्योंकि जनता को ये आपको बताना पड़ेगा कि ये हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई सीधे नरेंद्र मोदी से है। बीजेपी का तो साफ है कि उनका चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे और उन्हीं को प्रधानमंत्री के रूप में वो आगे करके पूरा चुनाव लड़ने जा रही हैं। अब ये चेहरा कौन होगा बीजेपी के अलावा? कांग्रेस में चेहरा कौन होगा, या फिर कांग्रेस के अलावा यदि कोई फ्रंट बनता है तो उसका क्या चेहरा होगा? ये बहुत ज़बरदस्त एक सियासी समीकरण अब बनने लगा है, इसकी बिसात बिछने लगी है। अगर गुजरात चुनाव की बात करें, गुजरात चुनाव हो गए हैं, हिमाचल के चुनाव हो गए हैं, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव हो गए हैं, लेकिन अभी अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। उन चुनाव में क्या भूमिका होगी और किस तरह के रिजल्ट आएंगे, ये भी बहुत निर्भर करेगा इस फ्रंट के ऊपर, क्योंकि 5 विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। उनके रिजल्ट क्या रहेंगे, किस तरह विपक्ष वहाँ पर बीजेपी को टक्कर देगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और अब बीजेपी के सामने भी एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो 2019 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त जो उनके साथी थे, आज उनके साथी वो नहीं हैं। तो ऐसे में बीजेपी के साथ और कौन कौन सहयोगी दल खड़ा है? क्योंकि अकाली दल उनके साथ नहीं है, उनके साथ अब नीतीश नहीं है, उनके साथ अब शिवसेना नहीं है। तो माइनस इन तीनों पार्टियों के उनके पास बचते कितने दल हैं? उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अनुप्रिया पटेल का दल है, संजय निषाद हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के बाहर की बात करें तो फिर सवाल ये होता है कि उनके साथ कौन कौन जुड़ेगा? क्या बीजेपी अकेले अपने दमखम पे पूरा का पूरा इलेक्शन लड़ेगी? हम इन सब पर चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चर्चा करेंगे और देश में बन रही सियासी बिसात पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये तस्वीर क्या होगी, क्योंकि तस्वीर बहुत कुछ तय कर देगी कि 2024 का चुनाव कैसा होने वाला है, कौन किसको कितनी कड़ी चुनौती देगा। ऐसे में हमें यह भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है इन लोकसभा चुनाव में, 2024 के चुनाव में।
अभी खैर खिचड़ी पक रही है, अभी लाइन लेंथ तय की जा रही है, लेकिन लाइन लेंथ तय करने में ये बात बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस की तो देखिए एक भूमिका रहेगी, वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी एक भूमिका रहेगी। अब उसके साथ ये खड़े होते हैं, उससे अलग जाते हैं, अलग फ्रंट बनाते हैं, उसकी क्या स्थिति होगी, क्या वो पूरे देश में इतनी सीटें पाने में सफल होगा कि वो बीजेपी को टक्कर दे सके, क्योंकि लड़ाई सबकी बीजेपी से ही है, लड़ना सबको बीजेपी से ही है, लड़ना सबको प्रधानमंत्री पद के जो चेहरे हैं 2024 के नरेंद्र मोदी से ही है। तो उनके विपक्ष में वो ऐसा कौन सा चेहरा लेके आते हैं जो उनको टक्कर दे सके, इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ मैं आपको रिएक्शन सुना दूं। आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत उक्कत नहीं आएगी। इसलिए बहुत लोग आपस में फिर झंझट कराना चाहे, मत किसी के बात में झंझट करिएगा, आपस में एकजुटता रखना चाहे, सबको मिल करके एक साथ से काम करना है और कहीं कोई किसी तरह का आपस में विवाद नहीं करना है। अच्छी बात है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये बात कही, यही प्रयास लगातार सभी लीडर चल रहे हैं। शुरुआती दौर पे भी मैंने कहा कि जहां आदरणीय नीतीश कुमार जी इस तरह काम कर रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर साहब वो भी काम कर रहे हैं, आदरणीय ममता बनर्जी जी ने भी कोशिश की, और मैं समझता हूँ अगर ये सब बड़े लीडर्स कोशिश कर रहे हैं तो इसका एक रास्ता निकलेगा। तो आपने सुना कि किस तरह से रिएक्शंस थे और थर्ड फ्रंट, नए फ्रंट की बात हो रही थी। मुझे याद पड़ रहा है नीतीश कुमार ने अपने एक भाषण के दौरान ये तक कहा था कि मेन फ्रंट होगा, कोई थर्ड फ्रंट नहीं होगा, फोर्थ फ्रंट नहीं होगा, मेन फ्रंट हमारा ही होगा। खैर, इस मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए तमाम गेस्ट पैनल को अपने साथ जोड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अमित पुरी साहब, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, रामेश्वर पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसके अलावा आसिफ रिजवी जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, कुंवर अजय सिंह प्रवक्ता हैं जेडीयू के, और मनोज सिंह काका प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका साहब से। मनोज जी, अखिलेश यादव जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि या नीतीश, ममता, केसीआर, इन सबको साथ में लेके आएंगे और साथ में लेके आके फिर 2024 की बिसात बिछाएंगे और फिर बीजेपी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे। आपको लगता है कि ये कामयाबी मिलेगी एक मंच पर लाने के लिए? देखिए, जो आपका सवाल है बहुत ही गंभीर सवाल है, और भारतीय लोकतंत्र में तो लोकशाही में जनमानस तय करता है। और मैं समझता हूं कि जो पूरे देश की इस समय स्थिति है उससे आप जैसा जनवादी और सुधी पत्रकार बखूबी वाकिफ होगा। वो जरूर जानता होगा कि इस पूरे देश का सबसे बड़ा प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें लोकसभा की हैं 80 सीटें हैं, और इतनी सीटें देश के किसी भी दूसरे प्रांतों में नहीं है। और इस उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो विपक्ष है वो समाजवादी पार्टी उसका स्टेक होल्डर है। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अगर जो सवाल खड़े किए वो सही सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि अब तो जो सरकार आपके हमारे समक्ष, जो सरकार इस देश में 8 सालों से राज कर रही है, ये भी सरकार, और कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी भी एनडीए थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस थी, और जो वो कई सारे दलों का, लगभग 42 दलों का एक बार संगठन हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी का जो राजग था। उसी तरह यूपीए भी कई सारे दलों के संगठन थे। तो अब जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सवाल खड़ा किया है वो सही किया है उन्होंने, कि अगर बिहार और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केसीआर और महाराष्ट्र की स्थिति आप देख ही रहे हैं, तो जो लोग लोकतंत्र के सहारे, लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पे गए, वही लोग आज इलेक्शन कमीशन की क्या स्थिति है कि आज देश के निर्वाचन आयोग में अरुण गोयल को नियुक्त किया जाता है और देश का माननीय उच्चतम न्यायालय सवाल खड़ा करता है। अब सवाल ये भी लोग पूछ रहे हैं 8 सालों में कि जिन वादों पे आप सत्तासीन हुए, जिन वादों से आप सत्ताधीश बने कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, अच्छा दिन आएगा। अब लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छा दिन 400 रुपया सिलेंडर वाला रहा कि 1200 रुपया सिलेंडर वाला रहा, अच्छा दिन 50 रुपया डीजल था कि अच्छा दिन 99 रुपया डीजल हो गया। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं
कि भाई आप अपने जो वादे किए उन वादों पे तो कहीं भी, चूंकि भारतीय संविधान की अगर बात करें तो उसमें भी भारतीय कर्तव्य का अनुच्छेद है 51 कि कर्तव्य क्या है, हमारे आम जन के कर्तव्य क्या है, सरकार के कर्तव्य क्या है। तो सरकार ने किसी तरह के अपने किए वादों पे खरा नहीं उतरी। हाँ, सरकार ने ये कोशिश जरूर किया, सरकार के प्रवक्ताओं ने, सरकार के मंत्रियों ने, सरकार के सत्ताधीश ने, कि इस देश में नफरत कैसे चलती रहे। जब हम एक संस्कृति के लोग हैं, भारत के लोग, तो हमारे में एक संस्कृति के लोगों में 140 करोड़ लोगों में आज भी इतनी आर्थिक और सामाजिक विषमताएं क्यों हैं? आपने जरूर देखा होगा कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है कि कानपुर में बलवंत की जान ले ली, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चंदौली में एक बेटी की जान ले ली। अभी अगर आपको मैं ले चलो जौनपुर, तो जौनपुर में एक मुख्यमंत्री जी के स्वजाति शिक्षिका ने एक दलित बहन का बनाया हुआ खाना इसलिए फेंक दिया कि दलित के हाथ का मैं नहीं खा सकता। तो चलिए मनोज जी, ये तो मुद्दे हैं, मनोज जी ये तो तमाम मुद्दे हैं जो आप लोग उठाएंगे, लेकिन मेरा सवाल वही है कि क्या एक बड़े पर्सपेक्टिव में अगर बात करें, बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करें, बड़े कैनवास पे बात करें, तो सवाल यही होता है कि आपने मुद्दे उठाए हैं, आपने तमाम मुद्दे उठाए, महंगाई का मुद्दा उठाया और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया, वो मुद्दे तो जनता के बीच में आप ले ही जाएंगे, लेकिन कैसे ले जाएंगे? एक एक करके ले जाएंगे या फिर इकट्ठा एक फ्रंट बना के ले जाएंगे? वही मेरा सवाल था, वही सवाल को मैं फिर से दोहरा रहा हूं। क्या ये जो एक सपना है जी, जो एक स्वप्न है, जो एक सपना है कि हम एक फ्रंट पर आए, ममता, नीतीश, अखिलेश यादव, यहां तक कि मायावती भी एक नाम है तो वो विपक्षी जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल है। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये धरातल पे उतरेगा? सम्मान करते हैं जी, हम उनका सम्मान करते हैं। जो लोग भी इस देश का, चूंकि संविधान के प्रस्तावना में ही संवैधानिक समता की परिकल्पित बात कही गई है। श्रेय जी, आप तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और पूरी दुनिया, पूरा देश जानता है कि हमारे ग्रंथ में जिसके हिसाब से देश चलता है आजादी के बाद, उसी में बात कही गई है कि संवैधानिक समता और समावेशी विकास कैसे पाया जाए, कैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बराबरी कैसे सुनिश्चित की जाए। तो ये सारे समाजवादी लोग मिलकर के, मुझे पूरा लगता है जो आपका सवाल है कि एक बड़े स्तर पे और भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह स्पष्ट है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर 50 से कम सीट भारतीय जनता पार्टी जिस दिन जीतेगी, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार से वो पदच्युत हो जाएगी। और आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं उत्तर प्रदेश के सुधी जनमानस के भावनाओं को समझते हुए कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी सबसे छोटे दल रहेगी लोकसभा के चुनाव में, और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर रहेगी। जी बिल्कुल। वही बिहार में होगा। नीतीश जी का देख ही रहे, तेजस्वी जी लगातार नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं, ममता जी समाजवादी विचारधारा के हैं, केसीआर साहब, और देश में महाराष्ट्र, हर जगह, हर धरा पे, हर संस्थानों में लोग हैं और वो चाह रहे हैं कि जिस सरकार ने उनके जीवन में इतनी सारी दुश्वारियां ला दी, अब उस सरकार को 2024 के बाद आराम दिया जाए। जी बिल्कुल। मैं आसिफ रिजवी साहब का रुख करूंगा। आसिफ जी, अगर जिस तरह के फ्रंट की बात कर रहे हैं, अगर वो फ्रंट बना तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, कांग्रेस 2024 के चुनाव के साथ साथ देश की जो इस समय सबसे बड़ी समस्या है उस पर काम कर रही है। अभी हमारे भारत समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि एक ठाकुर टीचर ने केवल इसलिए खाना खाने से इनकार कर दिया कि उसको एक दलित ने बनाया है। आप देखिए क्या हालात हो रहे हैं देश में। कोई सर्विस लेके आ रहा है तो कह रहे हैं वो किसी धर्म का है, किसी जात का है, इसलिए उस सर्विस को हम अवेल नहीं करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी इस देश की जो मूल चीज़ है कि पूरा भारत, सारे भारतीय एक हैं, और जिसकी अखंडता को तोड़ने का काम सरकार के अंदर बैठे हुए कुछ लोग कर रहे हैं। हम केवल देश के प्रत्येक व्यक्ति को देश के प्रति उसके योगदान के लिए सचेत करने के लिए हम भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। और हमें लगता है जिस दिन ये देश पूरी तरह से जागरूक हो गया, उसको पता लग गया कि देश का कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी धर्म, किसी जात, किसी बिरादरी का हो, लेकिन वो एक दूसरा व्यक्ति उसको केवल नागरिक के रूप में देखेगा और नागरिक के रूप में उसका सम्मान देगा। पूरा देश किसी एक भी व्यक्ति के पीछे खड़ा होने के लिए तैयार रहेगा, उसकी समस्या पूरे देश की समस्या होगी। मुझे लगता है उस दिन भारतीय जनता पार्टी जड़ से ही खत्म हो जाएगी। तो कैसे खड़ी होगी? नहीं, देश से भारतीय जनता पार्टी एक फ्रंट कैसे बनेगा? वही मैं पूछ रहा हूँ आसिफ जी, वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर फ्रंट बनता है कांग्रेस के अलावा तो फिर आप क्या करेंगे? होने जा रहा है
आप क्या करेंगे अगर कांग्रेस के अलावा कोई फ्रंट बनता है तो आप क्या करेंगे? मैं क्या कह रहा हूं आपसे जी, मैं हर उस पॉलिटिकल पार्टी को कांग्रेस के लिए आमंत्रित करूंगा जो देश के प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक के रूप में देखेगी और चाहती है कि पूरा देश एक रहे। वो क्या करेंगे हम उससे मतलब नहीं, हम क्या कर रहे हैं हम उस पर ध्यान देंगे और हम उस पर काम कर रहे हैं। नहीं तो मेरा सवाल यही है ना कि वो अगर फ्रंट बनेगा तो कांग्रेस के साथ फ्रंट बनेगा, कांग्रेस से अलग फ्रंट बनेगा, कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बिना कांग्रेस के कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति, कोई भी आदमी जिसके अंदर पॉलिटिकल विल है, वो देश के प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक के रूप में देखना चाहता है, वो देश को जोड़ने की बात करता है, वो कांग्रेस के साथ है और हम मानते हैं वो कांग्रेस ही है और कांग्रेस उसके साथ है। जी, मेरा सवाल फिर से मैं दोहरा रहा हूं, देश में तो इस समय लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या। आसिफ जी, मेरा सवाल एक सीधा सा सवाल है, जानना चाह रहे हैं, दर्शक भी जानना चाहेंगे। सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। अभी मुद्दे हैं, मैं मुद्दों पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक पॉलिटिकल इक्वेशन की बात कर रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टी जी, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। मैं एक पॉलिटिकल इक्वेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं एक पॉलिटिकल इक्वेशन की बात कर रहा हूं कि अगर एक फ्रंट कोई ऐसा बनता है, जिस तरह से अखिलेश यादव ने बात की, नीतीश, ममता, केसीआर, इनको हम साथ में लेके आएंगे, तो अगर इन्होंने एक अलग फ्रंट बना लिया तो ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस भी पहल करेगी कि ये भी एक साथ में इनके साथ आए, या फिर अपना जो इनका यूपीए का ऑलरेडी फ्रंट है उसके साथ बढ़ेगी आगे? देखिए, मैंने आपको स्पष्ट रूप से जवाब दे दिया कांग्रेस की सोच क्या है, कांग्रेस क्या सोच के इस चुनाव में जाएगी। हम देश को यूनाइट करने के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को धर्म जात से ऊपर उठ के केवल देश के दूसरे नागरिक को नागरिक के रूप में एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं जी। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस रूप में हमारे साथ चलेगी, जो धर्म जात इन सब का भेद को मिटाने के लिए आगे बढ़ेगी, कांग्रेस उस पार्टी उसके साथ है। इस देश में केवल प्रेम जीतेगा और नफरत हारेगी। जो प्रेम से आगे बढ़ेगा, नफरत के खिलाफ खड़ा होगा, कांग्रेस पार्टी उसके साथ है और कांग्रेस हमेशा उसका वेलकम करती है। और ये देश ये भारत जो है वो बीजेपी मुक्त होने जा रहा है, क्योंकि बहुत हो गई नफरत की राजनीति। आओ चलो प्रेम की बात करते हैं। जी बिल्कुल, चलिए मैं अजय सिंह के पास चलता हूँ। अजय जी, ये बताइए कि आप जेडीयू और जेडीए साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, वहाँ पे नीतीश कुमार को आप मानते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की चेहरे के रूप में सामने आएंगे? जी देखिए, कभी हमारे नेता ने अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं बताया, लेकिन ये हम सब का मानना है कि जो उनके नेतृत्व में जो भी फ्रंट बनेगा वो थर्ड फ्रंट नहीं होगा, वो मुख्य फ्रंट होगा, मुख्य फ्रंट होगा जी। और उनके नेतृत्व में ये दुनिया की कोई टकसाल ऐसी नहीं है जो कि नीतीश जी के ऊपर कोई दाग लगाए। तो सबसे स्वच्छ छवि हमारे नेता की सबसे स्वच्छ छवि है। हम नहीं कह रहे हैं, ये तो आगे की बात है कि सभी पार्टियां, सभी दल मिल करके अपना नेता चुनेंगे और उसमें आपस में सामंजस्य स्थापित करके नेता होंगे। जो भी नेता होंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य है वो देश से बीजेपी की सत्ता, नफरत की सत्ता हटाने की है। और इनके पास मात्र 29 सीट ही ज्यादा है। ये आप स्पष्ट समझिए कि इनके पास 302 सीटें हैं जी। 272 सीट चाहिए इनको देश में सत्ता में आने के लिए। तो केवल अगर इनका 29 सीट हम कम कर देते हैं तो इनकी सत्ता अपने आप कम हो जाएगी। ये देश की सत्ता से अपने आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सब सीटें तो विपक्षी दलों के पास ही हैं। तो हमें इनको सत्ता से हटाने के लिए मात्र इनकी 29 सीट को कम करना है, जो केवल बिहार में ही कम होने जा रहा है। अच्छा, इनकी 29 सीटें बिहार में ही कम होने जा रही है। उधर ममता दीदी बंगाल में कम करेंगी, उत्तर प्रदेश में सबसे कम इनका सीट होने जा रहा है। तो इस 2024 में सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं।
पहले बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए हमें सभी दलों को मिलकर आपस में सामंजस्य स्थापित करना है और इनको सत्ता से बेदखल करना है, क्योंकि इनकी झूठी राजनीति, साम दाम अर्थ दंड विभेद, दो अर्थी बातें, दो मुही बातें, लंबे लंबे वादे, ये जनता समझ चुकी है। अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। 2024 में इनकी विदाई तय है। और जो हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, वो देश की जनता चाहती है कि देश अब बीजेपी मुक्त हो। इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी आपने हिमाचल में देखा, इन्होंने हिमाचल का राज्य खोया, दिल्ली के निकाय चुनाव में इन्होंने अपना सीट हारा, स्वयं उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के सीट किस तरीके से हारे, ये सारी चीजें विधानसभा के उपचुनाव में, चाहे वो जिस तरीके से सारे दुरुपयोग करने के बावजूद भी अपनी सीट हारते रहे, तो अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इन्हें महंगाई के मुद्दे पे कुछ नहीं कहना है, इन्हें बेरोजगारी के मुद्दे पे कुछ नहीं कहना है। शिक्षक भर्ती में मंत्री का भाई शिक्षक बन जाता है और उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार घूमता है। जब ये बेरोजगार लखनऊ आते हैं, उन पे लाठियां चलवाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इनकी झांसे में अब देश की जनता आने वाली नहीं है। इनका शुरुआत हो गया है। वो दिन चला गया जब इनकी मन की बात होती थी, अब काम की बात होगी। अब झांसे में जनता आने वाली नहीं है, हकीकत में काम करना होगा इनको। और जोगी जोगी मोदी मोदी से काम इनका नहीं चलेगा। अब देश और प्रदेश में उपयोगी सरकार आएगी, अखिलेश और नीतीश जी की उपयोगी सरकार आएगी। माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हम देश में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने जा रहे हैं। अच्छा, तो ममता बनर्जी का भी तो चेहरा माना जाता है कि वो भी प्रधानमंत्री पद की रेस में है, तो वो क्या करेंगी? देखिए, प्रधानमंत्री पद के रेस में जो भी हैं, ये तो हमारे आपस की सामंजस्य की बात है। आगे चलकर हम इस पे विचार करेंगे, अपने सीटों के आधार पे सिस्टम देखेंगे। लेकिन सबसे पहला मुख्य उद्देश्य हम बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। इनकी 29 सीटें कम करके मात्र 29 सीट पे अपने विजय का डंका बजा रहे हैं। जो केवल बिहार में हम इनके 29 सीट कम करने जा रहे हैं, 20 सीट ममता दीदी उधर कम करने जा रही हैं, यहाँ 40 सीट अखिलेश जी कम करने जा रहे हैं। इनकी सारी सीटें कम होने जा रही है और ये 2024 में सत्ता से बेदखल होने जा रहे हैं। जी, चलिए मैं अमित पुरी साहब का रुख करूंगा। अमित पुरी जी, आपने सुना अभी सभी को, कांग्रेस को सुना, समाजवादी पार्टी को सुना, जेडीयू को सुना। मुझे ये बताइए कि अगर ऐसा कोई फ्रंट बनता है तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल होने जा रही है, या आपको लगता है कि हाँ, ये बड़ा चैलेंज अब एक सामने आ सकता है? क्योंकि क्षेत्रीय जो छत्रप हैं, क्षेत्रीय जो दल हैं, वो अगर एकजुट हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि बड़ा चैलेंज तो मिलेगा ही बीजेपी को। श्रेय जी, मैं आपके सारे सवालों को स्क्वायर बैक एड्रेस करूंगा और प्रयास करूंगा कि फ्रंट के मुद्दे पे जब आप मेरे सामने बैठे पैनल के साथियों से बात कर रहे थे तो फ्रंट छोड़ के बाकी सब मुद्दों पर तो इन फ्रंट थे, लेकिन उससे फ्रंट होके किनारे थे। ऐसा नहीं है, मैं सारी सवालों का उत्तर दूंगा। एक्चुअली आज जो ये विषय आपने जेरे बहस रखा, ये आया ऐसे कि बिहार के अंदर नालंदा में एक दंत विश्वविद्यालय यानी डेंटल यूनिवर्सिटी के स्थापना के कार्यक्रम से में कुछ पॉलिटिकल बातें हुई और वहाँ से जो दंत कथा निकली, दंत विश्वविद्यालय से निकली दंत कथा आज राष्ट्रीय परिदृश्य पे चर्चा का मुद्दा बन गई। और फिर वहाँ से चर्चा चली कि नीतीश, ममता और केसीआर ये मिलकर के देश की सत्ता का बेड़ा पार करेंगे। तो मुझे एक अचानक पुराने दिनों की याद आ गई। अभी सारी थीसिस पॉलिटिकल फिलैंथ्रोपी सुनी तो सब ये कह रहे थे कि भैया ऐसा है, कई सारे लोगों की मार्कशीट है और वो जो बच्चा पास हुआ है उसकी मार्कशीट से 30-32 सीट नंबर हमारे कम है,
तो हम ऐसा करेंगे, पहले सारी मार्कशीटों को प्रयास करके जोड़ेंगे, फिर एक कंबाइंड मार्कशीट बनाएंगे, फिर तय करके बताएंगे दाखिला किसके नाम से लिया जाएगा। यानी दाखिला कौन बच्चा लेगा वो तो बाद में तय करेंगे, पहले सबकी मार्कशीटें जोड़ करके पास होने वाले बच्चे से आगे बढ़ेंगे। मेरी शुभकामना है। लेकिन जो मैं राष्ट्रीय परिदृश्य देख पा रहा हूं और एक पौराणिक संदर्भ के साथ मैं बताऊंगा, बस एक दो वाक्य। मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि एनसीआर, ये नीतीश, ममता और केसीआर मिलकर के एनसीआर भी क्रॉस करेंगे। दिल्ली तो बहुत दूर की बात है, पहले एनसीआर ही क्रॉस हो जाए। एक पौराणिक संदर्भ है कि पाटलिपुत्र के जरासंध ने द्वारिका के योगेश्वर कृष्ण को काल में चुनौती दी थी, और इतिहास साक्षी है कि जरासंध कहाँ पहुंचा और योगेश्वर कृष्ण कहाँ रहे। यह भारत की वह भूमि है जो वीरों का सम्मान करती है, सीमा पे लड़ रहे योद्धाओं से प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े करती, उनकी बहादुरी पे सवाल नहीं खड़े करती। और इसीलिए जरासंध जहाँ पहुंचा था, मैं सारी शुभकामनाओं के साथ अगर काल से संदर्भित होकर कहूँ, क्योंकि मैं भी सुन रहा था इस देश की एक संस्कृति है, ये समाजवादी पार्टी के मुंह से निकला, बहुत बधाई। आप देश की एक संस्कृति कहें तो ये सेकुलरिज्म है, और हम एक संस्कृति कहें तो ये कम्युनलिज्म है। कल तक गंगा जमनी संस्कृति को सेकुलरिज्म बताया जाता था और एक संस्कृति को कम्युनलिज्म बताया जाता था। चलिए, पैराडाइम शिफ्ट है, राजनीति के कैलेंडर में कोई आखिरी दिन नहीं होता। लेकिन हम आपको एक बात जरूर कह दें, सारे मुद्दे एक साथ रखिए, सबका स्वागत है। जितने मुद्दे आपने गिनाए सब गिनाइए और भी बढ़ा करके गिना लीजिएगा। हम हर मुद्दे का इस देश के लाभार्थी वर्ग, जिसे पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, वह इसका उत्तर देने के लिए 2024 में कमर बांध करके तैयार बैठा है। और मैं तंज नहीं कसना चाहता मित्र, किसी की जीत और किसी की विजय के ऊपर मैं कोई तंज नहीं करना चाहता। इतने ही मुद्दे थे तो मैनपुरी में ये नहीं कहा जाता ये नेताजी की इच्छा है कि डिम्पल चुनाव जीते, फिर ये होता इस देश के बेरोजगार की इच्छा है, ये 400 रुपए की बजाय 1200 रुपए के सिलेंडर की इच्छा है, आलू प्याज की चर्चा है, तमाम सारे मुद्दे जो आपने रेखांकित किए उनकी इच्छा होती नेताजी। लेकिन एक सवाल है अमित पुरी जी मेरा, कि अगर लोकसभा के परिदृश्य की बात करें 2024 के, तो उसमें जो 2019 की स्थिति थी वो नहीं है। आपके साथ कई घटक दल आपके इस समय नहीं है, शिवसेना, नीतीश जी, अकाली दल, ये नहीं है, इनको ये अलग हैं आपसे। तो आपको लगता है कि भाई जो आपके साथी थे वो अलग हुए और उसके बाद आपने, अब ये लोग कह रहे हैं हम इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक, राजनीति स्टैटिक नहीं होती, डायनेमिक होती है। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर शिवसेना हमारे साथ थी, उसने युक्ति को बहुमत मिलने के बाद तोड़ा, तो आज उसी शिवसेना का महत्वपूर्ण धड़ा और बहुमत का धड़ा युक्ति की सरकार बीजेपी के साथ चला रहा है। तो राजनीति की डायनेमिक्स बदलती है। नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड फोज इन पॉलिटिक्स। चुनाव आने दीजिए, इस देश का एक परमानेंट मित्र है एनडीए अलायंस का, और वो है इस देश का लाभार्थी वर्ग, यानी पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का लाभार्थी। वह एनडीए के साथ खड़ा होगा और वही एनसीआर के बॉर्डर पे इन सारे केसीआर को रोकेगा। जी, चलिए रामेश्वर पांडे जी का रुख करता हूं मैं। रामेश्वर जी, अभी आपने चर्चा में सुना कि थर्ड फ्रंट की बात, नए फ्रंट की बात, अलग अलग इलाकों के नेताओं के इकट्ठा होने की बात। आपको लगता है कि मोदी का जो रथ है उसको ये लोग रोक पाएंगे? क्योंकि 14, 19 और अब 24, एक बार तो रिपीट कर चुके हैं वो। अब ये जो 19 में भी स्ट्रेटजी बनी थी, 14 में भी बनी थी, लेकिन अब जो 24 में बनेगी, लगता है कि पिछली बार की जो स्थितियां हैं और इस बार की जो स्थिति बनने जा रही है वो दोनों अलग अलग हैं। देखिए सर जी, राजनीति में ऐसा नहीं कि किसी का रथ न रोका जा सके, लेकिन रथ रोकने की जो रणनीति है, आप सवाल पूछ रहे थे, सभी साथियों ने सवाल पूछा। दरअसल हमारे जो दलों के साथी हैं, उनके नेताओं के पास कोई खास खाका नहीं है, तो ये साथी क्या बता देते।
जब भी बात होती है तो दो तीन चीज़ें कॉमन हैं। मोदी को हटाना है, भाजपा सरकार को हटाना है, ये सबकी कॉमन इच्छा है। लेकिन जब सवाल पूछा जाए कि कैसे हटाना है तो कोई परिकल्पना नहीं है और इतने जल्दी हो भी नहीं सकती। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो भारत जोड़ना तो सबकी जिम्मेदारी है ना, लेकिन व्यापक विपक्षी एकता की बात करते हुए भी किस विपक्षी पार्टी ने उस भारत जोड़ो यात्रा का साथ दिया? अभी गुजरात चुनाव हुआ तो विपक्ष के तमाम नेता एक दूसरे पर ही हमला कर रहे थे, अभी हिमाचल में एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। क्या विपक्ष के लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बना सकते हैं? कॉमन मिनिमम इच्छा है मोदी को हटाओ, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो नहीं बन पाया। पिछले सालों से देख रहा हूँ, कभी आज नीतीश ने एक बयान दिया। नीतीश की महागठबंधन के अंदर इतनी जूतम पैजार चल रही है। नीतीश ने, सबको याद होगा कि लालू और तेजस्वी के बारे में क्या क्या नीतीश ने कहा और खुद तेजस्वी ने क्या कहा था। आप देखें केसीआर का, ममता बनर्जी का। बंगाल में पता चला कि वाम मोर्चा मोदी को हटाने के लिए आमादा है, लेकिन ममता के साथ एक साथ बैठ नहीं सकते। इसी तरह केसीआर का स्वर कुछ अलग है। और उत्तर प्रदेश का परिदृश्य देखें आप, उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता की बात ही नहीं, मिलके चुनाव लड़े हैं। कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ी और चुनाव मिलकर लड़ने के तत्काल बाद, नतीजों के बाद एक दूसरे पर प्रहार शुरू हुए। सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ी और एक दूसरे पर प्रहार शुरू हुए। तो पहले हमारे साथी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ही हम सीटें कम कर देंगे, बिहार में कम कर देंगे। अरे एक मिनिमम प्रोग्राम तो बना, यह सबकी इच्छा है, पूरे देश की इच्छा है। सबसे बड़ा समस्या है इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और जितने भी मानक हो सकते हैं किसी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए, किसी सरकार को हटाने के लिए या नई सरकार लाने के लिए, नौजवानों की आकांक्षाओं को आवाज़ देने के लिए जितने मुद्दे हो सकते हैं वो सारे के सारे मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष भाषणों में करता है। मैंने सड़क पर न संघर्ष होते देखा, न विपक्षी एकता इस आधार पर हुई कि चलो पूरे देश में महंगाई के खिलाफ हम मिलकर आंदोलन करें। आंदोलन होते हैं छिटपुट और सेंटिमेंटल मुद्दों पर होते हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी 3 साल से गोलियां नहीं चल रही हैं। चीन ने घुसपैठ किया तो पूरा संसद इसी बहस में चला जाएगा। और मुझे याद है, मैं देखता हूँ, आकलन करता हूँ कि तो पिछले कई पार्लियामेंट के सारा समय सिर्फ संवैधानिक मुद्दों पर खत्म हो गया। न महंगाई पर बहस हो पाई, न बेरोजगारी पर बहस हो पाई, और जनता के किसी मुद्दे पर कोई बहस नहीं हुई। और विपक्ष ने आईना देखना छोड़ दिया है कि यार जिन मुद्दों पर हमें मोदी को हटाना है, अच्छे दिन कब आएंगे कि सवाल के साथ संसद में बहस करनी है, उसका समय खत्म हो गया है। चीन पर हम बात करने लगेंगे, चीन पर बात होनी चाहिए, लेकिन पिछले 5 संसद सत्र, 6 संसद सत्र आप देख लें और आप कितने घंटे जनता की समस्याओं पर, जनता के मुद्दों पर बात हुई, अगर आप आकलन करेंगे तो बहुत निराशा होगी। तो व्यापक विपक्षी एकता इस देश के लोकतंत्र के लिए जरूरत है। जी बिल्कुल। इस देश के लोकतंत्र का सौंदर्य तब उभर कर सामने आएगा जब विपक्ष पूरा जब विपक्ष एक होकर और जनता के मुद्दों पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ खड़ा होगा। लेकिन कॉमन मिनिमम
आकांक्षा तक नहीं हो पा रही है, प्रोग्राम की बात तो जी जवाब लेते हैं मनोज सिंह काका से। आपने रामेश्वर पांडे जी को सुनाओ, उनका जी, जी। भी यही कहना है कि देखिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना जरूरी है। आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, मोदी के चेहरे के सामने कोई चेहरा नहीं खड़ा करेंगे, फिर आप किस तरह से ये सोचते हैं कि ये 2024 के चुनाव में आप बीजेपी को हरा देंगे? नहीं, ठीक बात है। कोई प्रोग्राम की बात इन्होंने करी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो बनावट है और जो उसकी परिकल्पना है, वो मैं समझता हूं कि जरूरी नहीं है कि उस पर उसको प्रकाशित किया जाए और सभी को बता दिया जाए। विश्लेषक के अपने स्वतंत्रता के आधार पर विश्लेषण करने का पूरा हक है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसा होना चाहिए? क्या ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है कि देश में महंगाई भयंकर रूप से बढ़ी हुई है, बेकारी अपने 45 साल के चरम पर है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है? इससे बड़ा सवाल क्या हो सकता है? और आपने सदन की बात कही, आप जैसे विश्लेषक अच्छे कहे आपने कि सदन चलाना चाहिए। सदन चलाना विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकार की जिम्मेदारी है? आप सरकार से, मेरा ये सवाल है इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से, कि सरकार चाहे जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रांतों में सरकार है, चाहे संघीय सरकार, हमेशा सदन के दिन कम क्यों करती है? सरकार क्यों नहीं खुले मन से आमंत्रण देती है कि नहीं आप आइए, आप सवाल करिए? तो आप अगर सवाल करेंगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी जेल में भेज देगी। पवन जायसवाल, ये उन्होंने सच्ची कहानी और सच्ची घटना दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जो सबसे पिछड़ा हुआ आदिवासी बाहुल्य जिला है, वहां पर बच्चों को नमक रोटी खिलाई जाती है, तो उस बेचारे को जेल भेज दी थी यही सरकार। तो इस सरकार से और कितना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप चाहते हैं? जिस सरकार के मिनिस्टर का बेटा इस देश के किसानों को कुचल देता हो और सरकार उसी मिनिस्टर को अपने बनाए रखती है, उसको मंत्री बनाए रखती है, ऐसी सरकार से आप किस तरह की शुचिता की उम्मीद कर सकते हैं? और आपने भी एक सवाल करा कि कौन चेहरा है? चेहरा इस देश में ये लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। लोकतंत्र, लोकशाही है साहब। इस 140 करोड़ लोग जिसको चाहेंगे वो चेहरा बन जाएगा साहब। और लोग परेशान हैं, लोगों के मनोज जी, जीवन में लेकिन दुश्वारियां हैं। राजनीति में ये नहीं होता है। एक चेहरा होता है, उसकी लगता है कि हाँ हमारी अगुवाई कौन करेगा। हम जनता जो है वो इसलिए सरकार चुनती है, इसलिए लोगों को वोट डालती है ताकि वो अपने घर पे काम कर सके और आप लोग अच्छी तरह से सरकार चलाएं। इसके लिए वो चेहरे देखती है। आप ऐसा, ये तो हो ही नहीं सकता। अब आपकी पार्टी के चेहरा है, सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि लोकतंत्र है तो सब चेहरे हो जाएंगे। आपके ही सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। चेहरे, क्या आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी, जो देश में मैं समझता हूं कि समावेशी विकास के आधार पर अगर आकलन करें, कोई ऐसा एक मुख्यमंत्री हमको पूरे देश में और भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों में, प्रांतों में मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री बता दीजिए जिसने 22 लाख लैपटॉप बांटा हो। आज के बाद मैं डिबेट पे नहीं आऊंगा आपके साथ, मैं हार मान लूंगा। एक कोई ऐसा मुख्यमंत्री बता दीजिए जिसने 304 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे मात्र 26 महीने में बनाया हो। कोई एक मुख्यमंत्री बताइए। इनके तो मुख्य, और इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि शिवसेना को क्या, शिवसेना, आप जब भी सत्ताधीश होते हैं तो पूरे देश में नफरत फैलाते हैं, लोगों के घरों में आग लगाते हैं। आपने शिवसेना को तोड़ दिया। जिस शिवसेना के बाला साहब ठाकरे के सामने पूरी भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता नतमस्तक रहते थे, आपने उन्हीं के पार्टी का सौदा कर लिया। और क्या इस देश के लोगों ने आपका सौदा नहीं दिखाया? आपने विगत 8 सालों में 6491 करोड़ रुपया सिर्फ मोदी जी के प्रशंसा पर खर्च किया। तो इसलिए आप टीवी में ज्यादा दिखते हैं। और आप ये समझ रहे होंगे कि आपको जनता नहीं जानती, बखूबी जनता जानती है, जनता समझती है। लेकिन जहां आप हारना, जहां आपको ये लगेगा कि आप चुनाव हार जाएंगे, वहां आप पुलिस का तांडव शुरू कराएंगे। लेकिन फिर भी इस देश के लोग, जिन लोगों ने लोकतंत्र बनाया है, जिन लोगों ने फिरंगियों से लड़के एक महान लोकतंत्र बना है, उस लोकतंत्र में रहने वाले 140 करोड़ लोग ये भारतीय जनता पार्टी को भी पदच्युत कर देंगे। आप पर भी लोगों ने भरोसा किया था, लेकिन आपने लोगों के भरोसे का सौदा किया। और आपका विकास जो है वो पक्षपाती है, एक वर्ग विशेष का विकास है आपका। अडानी की संपत्ति बढ़ते हुए पूरे देश और दुनिया ने देखा। क्या किसी साधारण व्यक्ति की भी संपत्ति बढ़ी है इस देश में? क्या उत्तर प्रदेश में बेकारी कम हुई? आपकी सरकार जहां जहां है वहां बेकारी कम हुई?
आप इन सब सवालों का जवाब दीजिए। महंगाई क्या, उत्तर प्रदेश का चाहे वो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, चाहे वो चित्रकूट ले लीजिए, चाहे मैनपुरी ले लीजिए, चाहे एटा ले लीजिए, चाहे इटावा ले लीजिए, चाहे मथुरा ले लीजिए, चाहे पूर्वांचल में चंदौली ले लीजिए, किसी जनपद में आप डीएपी और यूरिया की खाद तक तो दे नहीं पा रहे हैं, और अपने पर खर्च करेंगे 6491 करोड़ रुपया। जवाबदेही विपक्ष की है कि नेहरू की है? सरकार आप चला रहे ठीक है, हैं कि चलिए नेहरू जी चला रहे मैं हैं? आसिफ रिजवी का रुख इन करूंगा। सब आसिफ जी ये सवालों के बताइए कि जवाब उत्तर देना चाहिए प्रदेश में आपको। 80 सीटें हैं, हम लोग बार बार जिक्र करते हैं 80 सीटें हैं, बार बार एक जुमला भी कहा जाता है कि अगर दिल्ली की सत्ता पे काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना होगा। तो कांग्रेस आपको लगता है कि 2024 में इन 80 सीटों में अकेले दम पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी? इतना संगठन अब दोबारा से खड़ा करने में की कोशिश में सफल हो चुकी है? देखिए, कांग्रेस 80 की 80 सीटों पे पूरी ताकत लगा के चुनाव लड़ेगी, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इससे पहले 23 सीटें जो है पार्लियामेंट में जीत चुकी है, और अब हम पहले से ज़्यादा संगठन पे कार्य कर रहे हैं, एक एक बूथ पे हमारा काम चल रहा है। देखिए, बात यहाँ पर चुनाव जीतने की नहीं है, बात यहाँ पर यह भी है कि हम लोगों के अंदर वो भाईचारा जो लगातार भारतीय जनता पार्टी खत्म करी उसको वापस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, आदरणीय हमारे बड़े भाई ने बड़ी खूबसूरती से केवल एक बात कही कि साहब महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, इन्हीं ने लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई सरकारों को एक स्टेट में नहीं कई स्टेट में तोड़ा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से चुनी हुई सरकार को तोड़ा, इन्होंने कर्नाटका में बनी हुई सरकार को तोड़ा। तो ये तो लोकतंत्र की लगातार हत्या कर रहे हैं। बात यहाँ पर यह है कि मीठी बातें करने से क्या काम बन जाएगा, काम करे बगैर। आप देखिए, बलिया में एक पत्रकार ने जो पेपर लीक हुआ उसको छापा, तो बजाय उस पत्रकार से ये पूछने के कि कौन जिम्मेदार है, वहाँ के डीएम और एसएसपी ने उन पत्रकार को ही जेल भेज दिया। बाद में जब वहाँ के सारे पत्रकारों ने प्रदर्शन किया, वहाँ के आम नागरिक ने निकल के उनका साथ दिया, वहाँ के व्यापारियों ने कहा कि हम बलिया को पूरी तरह से बंद कर देंगे, और बलिया पूरा बंद रहा 2 दिन। तो मजबूरी में न्यायपालिका आ गया है, और न्यायपालिका ने उनको बेल दी, और आज भी वो मुकदमा पेंडिंग है। तो भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछने वालों पर जिस तरह से हमला कर रही है, सवाल पूछने वाले चुप हो गए हैं, और ये लगातार लोगों पर नफरत की राजनीति कर रहे हैं। हर छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर उसको जाति में और धर्म में बदल देते हैं। यही उत्तर प्रदेश है जहां लगातार बलात्कार करने वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, चाहे वो हाथरस का मसला हो, चाहे वो उन्नाव का मसला हो। उन्नाव में मानिए, अब तो उन्नाव में दोषी करार हो गए, वो जेल गए, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ हैं जो लगातार सेंगर के साथ खड़े हुए थे, और सेंगर के खिलाफ मुकदमा लिखने में इतना समय क्यों लगा? ठीक है, अजय सिंह के पास चलता हूँ, कुमार अजय सिंह साहब के पास चलता हूँ। अजय सिंह जी, ये बताइए कि बीजेपी आपकी पुरानी साथी, जनता को पहले लगता था कि ये नीतीश कुमार और बीजेपी एक हैं, और जो धुर विरोधी थे वो आज आपके साथ एक हैं। तो जब 24 का चुनाव होगा तो ये मैसेज कैसे देंगे जनता को कि अब की वाले जो साथी हैं ये पक्के साथी हैं, पुराने वाले साथी पक्के नहीं थे? देखिए, प्रदेश और देश की बीजेपी सरकार जो है, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी पुरी जी ने एक पौराणिक व्याख्यान के आधार पे बताया था। मैं पंचतंत्र की कहानी एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की बीजेपी सरकार डफोर शंख बन चुकी है। एक पंडित जी को डफोर शंख मिला और कहा कि आप ले चलिए, जो मांगोगे वो हम देंगे। और पंडित जी लेकर गए और मांगते रहे, और शंख बोलता रहा कि और मांगिए, और मांगिए, और मांगिए। और पंडित जी मांगते रहे पर वो दिया नहीं। तो अंत में शंख ने बताया कि अहम डफोर शंखम बक्ताम जादे ददाम न, मैं केवल बोलता हूं, कुछ देता नहीं हूं। हम लोग सुना करते थे कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो वास्तविक हकदार के पास 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में
दिल्ली से कुछ चलता ही नहीं है, केवल घोषणाएं होती हैं, केवल घोषणा हो जाती हैं, ताड़ खड़खड़ाते हैं, केवल गिद्ध चिल ही गाते, और अमीय धार भी जम जाती धरती तक आते आते। तो लेकिन ये बताइए, जब अजय सिंह जी जब आपके साथ थे तब आपको क्यों नहीं लगता था कि ये डपोर संघ की हैं? तब क्यों नहीं लगता था, अब क्यों लग रहा है? जब आप किसी के साथ रहते हैं, अच्छा, तो तब पता उनके आचरण को देखने के बाद ही पता चलता है। जैसे अभी हमारे साथी ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ दिया, उधर महबूबा से तोड़ लिया, उधर पंजाब में अकाली दल को तोड़ दिया, बिहार में तोड़ लिया, तो पंजाब में इनकी क्या दशा हुई इन्होंने स्वयं देखा। यही स्थिति बिहार में होने वाली है। तो इस स्थिति से देश की जनता इनकी सभी षड्यंत्रों को पहचान चुकी हैं। इनके 15 लाख कभी आने वाले नहीं हैं। ये देश के सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं को बेचेंगे। तोता, मैना और केचुआ इनका हेल्प करेगा, और उसी के बल पे चुनाव जीतना चाहते हैं, जो अब संभव नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं तोता, मैना, केचुआ का मैं बता दूं जी जी, ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग के बल पे चुनाव जीतना चाहते हैं, और हमेशा ये मन की बात करेंगे, काम की बात कुछ करेंगे नहीं, केवल झांसा देते रहेंगे, हकीकत में कुछ करेंगे नहीं। चलिए ठीक है, मैं अमित पुरी जी के पास चलता हूँ। अमित पुरी जी, बताइए कि आप तो अभी सबको सुन रहे हैं लगातार, आपको क्या लगता है कि ये जो थर्ड फ्रंट है ये आपके लिए? अमित पुरी जी के साथ भी धोखा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अरे मुझे बात करने दीजिए। तो अब मैं कहूं? जी जी, मैंने अपेक्षा की थी जी, मेरा एक सवाल ले लीजिए, फिर उसके बाद आप बोलिए। मेरा ये कहना, मुझे ये कहना है कि कहूंगा क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं और एक अच्छे नेता हैं। चलिए ठीक है, मैं अभी आज इस पे चर्चा नहीं हो रही है ना आसिफ जी, इस पे चर्चा नहीं हो रही है ना आज जिस पे चर्चा हो रही है उस पे चर्चा कीजिए। आज इस पे चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा जिस चीज पे हो रही है। अमित पुरी जी ये बताइए, आपको लगता है कि थर्ड फ्रंट आपके लिए ज्यादा बड़ी चैलेंज है कि कांग्रेस ज्यादा बड़ा चैलेंज? मैं उत्तर दे देता हूं, 3 ही वाक्यों में सारा उत्तर आ जाएगा जी। इस देश के प्रजातंत्र के पंचतंत्र में ब्रिगेड ग्राउंड में कई हाथ एक साथ उठे, फिर 2-2 हाथ एक दूसरे से करने लगे, वही हाथ जो एक साथ प्रजातंत्र के पंचतंत्र में उठे थे। फिर कर्नाटक की विधानसभा सौदा के सामने कई हाथ एक हाथ में मिल गए, फिर वही 2-2 हाथ करने लगे। कांग्रेस तो इस विभ्रम की स्थिति पे है कि पंचमढ़ी के सम्मेलन के रेजोल्यूशन पे जाए या जयपुर के मंथन के रास्ते पे आगे बढ़े। आपने सबसे सवाल पूछा, सब ये कह रहे थे हम यहां मजबूत हैं, हमारे साथ जो चलेगा उसका स्वागत है। एकम हम दूजुम नास्ति, साथ भी चाहिए पंचतंत्र का, लेकिन हम हैं, हमारे झंडे के नीचे आओ। तो ये जो भारत जोड़ो का नया राजनीतिक संस्करण गढ़ा गया है वो देश जानता है। आसिफ साहब, आप तो अच्छे वाजपेयी जी की भी चिंता नहीं कर पाए, मेरे अच्छे होने की क्या, नहीं, मेरे अच्छे होने की क्या। एक मिनट, मैंने बहुत शालीनता से सुना। मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि ये बताइए कि इन दोनों में से, फ्रंट में से और कांग्रेस में से बड़ी चुनौती कौन पड़ेगा आपके लिए? इस देश में कोई चुनौती नहीं है। 21वीं सदी में भारत को और आगे ले जाना और विकास के बाकी बचे कामों को और प्रगति के पथ पे ले जाना, नेशनल हाईवेज को और बनाना, सागर मंथन के प्रोजेक्ट को पूरा करना, अंतरिक्ष में भारत की सत्ता को स्थापित करना, ये वो चुनौतियां हैं। और वैश्विक धरातल के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग और भूख, इनसे निपटारा करना और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते हुए G20 का नेतृत्व करते हुए विश्व को नई दिशा देना, यह है चुनौती। चलिए रामेश्वर पांडे जी, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर और आप कहे कि ये जो गठबंधन की बात कर रही है, फ्रंट की बात चल रही है, कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां हैं, बसपा, सपा, ये दोबारा से एक होंगी, गठबंधन बनाएंगी, तब वो राष्ट्रीय गठबंधन की तरफ बढ़े? देखिए, जो जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह का अप्रोच है, तो मुझे नहीं लगता कि सपा और बसपा के बीच फिर एक राजनीति में कुछ भी संभव है।
लेकिन अभी जो बयान है सपा के, बसपा के, कांग्रेस के, तो मुझे नहीं लगता कि एक मंच पर ये आने वाले हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, और मैं जो सपा के साथी करें, इस देश के लोकतंत्र की ज़रूरत है कि जनता के मुद्दों के साथ सभी पार्टियां कॉमन मिनिमम एजेंडे के साथ सड़क पर उतरें। अगर सत्तारूढ़ दल पर दबाव बनाना है, उसे सही दिशा में जाने के लिए बाध्य करना है, उसे अनुशासनहीन होने या अहंकारी होने से रोकना है, मतलब लोकतंत्र को बचाना है, तो अपना ईगो खत्म करके न्यूनतम साझा प्रोग्राम के साथ विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर आकर जनता के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरना पड़ेगा। अभी एक साथी ने कहा कि ये तो सरकार की जिम्मेदारी है सदन में बहस। नहीं करेगी सरकार महंगाई पर कोई बहस। आप जाइए, आप समय बर्बाद करिए। अगर आप चाहते हैं कि जनता आपकी बात सुने महंगाई पर, अगर आप चाहते हैं कि जनता आपकी बात बेरोजगारी पर सुने, अगर आप चाहते हैं कि जनता वास्तविक मुद्दों पर बहस में जाए, तो सत्तारूढ़ दल चाहेगा कि बहस ना हो इस पर, आप बहस कराइए। ये तो एक अजीब तर्क है कि ये तो सत्तारूढ़ दल के, तो सत्तारूढ़ दल क्यों चाहेगा महंगाई पर बहस हो? ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जनता का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, और इस देश के लोकतंत्र का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और दरअसल वो अवसर आप गंवा रहे हैं जिसमें एक विपक्षी दल की जिम्मेदारी आप निभा सकें। चलिए ठीक। और तभी आप जाकर जनता के एजेंडे को धार दे पाएंगे। जी बिल्कुल। अभिषेक पांडे का मैं करूँगा। अभिषेक, ये बताइए कि जिस तरह से अखिलेश यादव अब उपचुनाव जीतने के बाद एक तरह से कहा जाए कि नई स्फूर्ति के साथ बढ़े हैं, केसीआर से मिल रहे हैं, थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, क्या सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं इस फ्रंट को लेकर? देखिए, थर्ड फ्रंट जैसी चीज़ को लेके अभी कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अपने अपने हितों को किस तरीके से बचाना है, एक दूसरे के हितों में टकराव ना हो, ये भी देखना है। 2019 में हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश की दो बड़ी पार्टियां सपा बसपा एक साथ चुनाव लड़ चुकी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था एक छोटा सा थर्ड फ्रंट बना था अखिलेश यादव के नेतृत्व में, वो बिखर चुका है। तो थर्ड फ्रंट को लेकर के अभी से कोशिश ये की जा रही है कि कौन लीडरशिप क्वालिटी के साथ आगे बढ़ सकता है, कौन प्रमुखता से अपनी पार्टी और अपनी बात को आगे रख सकता है, किसका नेतृत्व होगा। सभी तरफ से कोशिश हो रही है, हर राज्य से कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार अपनी बिहार राज्य की संभावनाओं को देख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, तेलंगाना में, दिल्ली में, अलग अलग राज्यों में। उद्धव ठाकरे भी उनका परिवार देख रहा है कि किस तरीके से थर्ड फ्रंट जैसी एक त्रिकोणीय संरचना को बनाया जाए। तो अभी बहुत बहुत प्रीमेच्योर होगा कहना, लेकिन ये बात सही है कि थर्ड फ्रंट तभी साकार होगा जब किसी एक बड़े राष्ट्रीय दल के नेतृत्व में उसके नीचे लोग इकट्ठा हों, क्योंकि हितों का अगर टकराव होगा तो थर्ड फ्रंट इससे पहले भी बन चुका है और वो बिखर चुका है। जी बिल्कुल। अभिषेक, आपका शुक्रिया। मनोज सिंह जी, आपका शुक्रिया। आसिफ रिजवी साहब, आपका शुक्रिया। कुमार अजय सिंह साहब, आपका शुक्रिया। रामेश्वर पांडे जी और अमित पुरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि 2024 की जो बिसात बिछी हुई है, उसकी जो तैयारियां तेज़ हो रही हैं, उसको देखते हुए ये साफ है कि अभी विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। फिलहाल के लिए उसके पास कोई चेहरा नहीं है, और ये बात कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि बिना चेहरे के यदि आप चुनाव में उतरते हैं तो फिर आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी टक्कर नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र मोदी से अगर कड़ी टक्कर लेनी है तो फिर एक चेहरा उतारना पड़ेगा, और चेहरा भी वो जिसको जनता स्वीकार करे। और अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट बनने की कवायद हो रही है, फ्रंट अभी बने नहीं है। क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो ममता बनर्जी और वाम बिल्कुल अलग अलग हैं। अब इनको एक छतरी के नीचे कैसे लेके आएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। अगर आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश की
तो दोबारा से समाजवादी पार्टी और बसपा को एक साथ लेके कैसे आएंगे। अगर बात करेंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, तो फिर से दोबारा इनको एक साथ कैसे लेके आएंगे। तो ये बहुत सारे कैसे हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। और सबसे बड़ा सवाल वही चेहरे का है कि थर्ड फ्रंट का चेहरा कौन होगा, क्योंकि चेहरे पर ही ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और जनता ये ज़रूर चाहती है, वो ये जानना चाहती है कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। इस बात का जवाब वो ज़रूर चाहेगी। और इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कांग्रेस के बिना इस फ्रंट का क्या भविष्य होगा, क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी है, बड़ी पार्टी है, और उसके बिना अगर कोई फ्रंट बनाते हैं तो उसका कितना महत्व रहेगा, या फिर आफ्टर इलेक्शन कुछ नई इक्वेशन सामने आएंगी। ये सब बहुत अभी उलझी हुई कहानी है। सुलझी हुई कहानी बस इतनी ही है कि अगर विपक्ष एक होता है तो उसकी तस्वीर क्या होगी, ये देखने के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत सारे दल हैं और उनको इकट्ठा करना इतनी सीधी बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बनी रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।